8 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया गया है। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर 6.62 टू कोड्स ए बी, यानी इस सर्कल में देखें 2 कोड्स है, एक ए बी है और एक सी डी है। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट पी पर। व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब इसी को बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वो पी पॉइंट पर मिलते हैं। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो वो दिया गया है। पहला है कि यहाँ लिख लेते हैं कि ये टू प्रूव, पहला है कि ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी, एक। और दूसरा अगर कहें उसी में, तो पी ए इंटू पी बी, ये देख पा रहे होंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये हम लोगों को प्रूव करना है 8 नंबर क्वेश्चन में, ये दो चीज़। तो पी ए सी, यहाँ ये दोनों में पॉइंट मिला हुआ है, पी ए सी, ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसको सिमिलर करना है पी डी बी के, पी डी बी यानी ये बड़े वाले। तो सिमिलर करने के लिए तो कम से कम हम लोगों को 2 एंगल इक्वल करना होता है, या तो 3 एंगल, या तो एक एंगल इक्वल, 2 एंगल, सॉरी 2 साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसके बीच के एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये सब कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, तो वो इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें हम कुछ एंगल का नाम देना चाहेंगे, ये 1, ये 2 और इसका एक 3 देते हैं, बस इसी का। अच्छा, हम लोगों को तो पता ही है, जैसे कि अगर एक लाइन पर अगर एक दूसरी लाइन, यानी कि ये ट्रांसवर्जल लाइन ऐसे अगर गिरा दें, या ऐसे, अभी ट्रांसवर्जल लाइन ऐसे ही, तो यहाँ 2 एंगल जो फॉर्म हुआ ए और बी, ये ए और बी को प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। जब 2 एंगल का सम, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स फॉर्म हुआ, वो सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, ये याद रखना है। अगर 2 का हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसको लीनियर पेयर कहते हैं। अगर 2 से अधिक है तो उसका सम हम सिर्फ दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये है। अगर बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं तो ये ए बी सी डी, लेकिन एक ही लाइन पर है, तो सबका ए बी प्लस सी प्लस डी अगर करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 2 ही एंगल है तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इस केस में ये लीनियर पेयर कहलाता है। बस ये याद रखना। तो इस आधार पर अगर देखें तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रोसेस पहले करके देखते हैं। तो एक ही नंबर का अगर देखें, हम कहेंगे कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल अगर 2 करें, अगर ये दोनों का सम करें तो 180 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या है, एक लिख सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर है। ठीक, आगे अगर इसी में देखें तो इक्वल टू, या तो देयरफॉर कह सकते हैं कि एंगल 1 अगर देखें तो 180 को अगर इसको ट्रांसपोज कर दूँगा तो ये हो जाएगा √2, 180 माइनस √2। इसको क्या किया है, RHS तरफ ले गए, तो ये हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब फिर एक और प्रॉपर्टीज़ हम लोग ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जानते हैं। साइक्लिक, पहले ये समझ लेते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी वर्टिसेस क्या हो, किसी एक सर्कल पे हो। यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी होता है, जैसे कि ये सपोज ए बी सी डी है, तो इसके सभी वर्टिसेस कहाँ हैं, एक सर्कल के, यानी कि सरकमफ्रेंस पे है, यानी घेरे पर है। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और उसके एक प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो जाएगा, अपोजिट है, सॉरी ए और सी। और इधर देखें तो एंगल बी और प्लस एंगल डी, ये अपोजिट एंगल है, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक, तो यहाँ अगर देखें ध्यान से तो ए सी डी बी, या तो ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्योंकि इसके सभी वर्टिसेस क्या दिख रहे हैं कि ये सर्कल पे है। तो इस तरीके से तो ये 2 एंगल और 3 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि
कि सिंस ये ए सी डी बी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो ऐसा कर सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो देयरफॉर इसके अपोजिट एंगल जो होंगे यानी कि 2 और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, यहाँ कारण ऊपर ही दे दिए हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तभी ऐसा हम कह सकते हैं, उसके अपोजिट एंगल का सम इक्वल टू 180 के इक्वल। अभी इसको इक्वेशन नहीं नाम देंगे, अगर इसी को अगर 3 एंगल 3 इधर रखें और ये 2 को अगर उधर करें तो क्या हो जाएगा 180 में माइनस, सॉरी एंगल यहाँ हम क्या लिखे हैं, ये एंगल, सॉरी यहाँ हम मिस्टेकली ये हो जाएगा एंगल 2, हम रूट का साइन दे दिए थे। अच्छा ठीक, तो यहाँ 180 माइनस क्या हो जाएगा एंगल 2। अक्सर हम लोग यानी कि जब भी नंबर के साथ लेते हैं तो यानी रूट वगैरह लिखते हैं, ये 2 में एंगल का साइन लिए थे इसलिए ऐसा यानी मिस्टेक हुआ है। खैर, तो ये रूट सॉरी एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखे हैं 180 डिग्रीज और माइनस एंगल 2, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन 2। अगर ये दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो क्या दिख रहा है कि ये वाला LHS तरफ और ये है RHS तरफ, RHS तरफ इक्वल है। सपोज़ ऐसे अगर माने जैसे कि x इक्वल टू 9 है, फिर अगर कहें कि y इक्वल टू 9 है, तो इससे क्या किस कंक्लूजन पे हम लोग यानी कि पहुंचते हैं, या इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर ये x भी 9 के बराबर है, y भी 9 के बराबर है, इट मीन्स x और y भी क्या है, यानी एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो एंगल 1 इक्वल टू इतना है, फिर कह रहे हैं एंगल 3 भी उतना ही है, यानी कि ये दोनों सेम है। तो मतलब इट मीन्स कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, ये 1 और 3 इक्वल है। तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा कह सकते हैं, यहाँ लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों से किस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं हम लोग, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, यानी होगा। ठीक, अब जब ये हो ही गया तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे नाउ, अब जो प्रूव करने के लिए कहा गया था वही करेंगे। क्या प्रूव करने के लिए कहा गया था, ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। तो ये दोनों ट्रायंगल में अब लेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PDB क्या करेंगे कि इसका, अच्छा ये 1 और 3 जो हम लोग लिए हैं, ये 1 और 3, क्या इसका नेम भी चेंज करके लिख सकते हैं? हाँ, अगर नेम चेंज करके लिखें तो कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया हो जाएगा। तो इसका हम नाम क्या ले लें, PAC ले लेते हैं, इसका एंगल PAC, 1 का नाम लिखे हैं PAC, कोई दिक्कत नहीं है ये 1 का, और इक्वल टू ये 3 के लिए अगर हम देखें, ये जो 3 एंगल देख रहे हैं इसके लिए PDB लेते हैं, PDB कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम हम थर्ड रख लेते हैं। तब फिर अगले स्टेप में नाउ इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम कहेंगे बारी बारी से कि इसका एंगल P और उसका एंगल P इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल को गौर से देखें, ये PAC ये दिख रहा है, ये PAC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है PDB। ये दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो इसका भी P और उस बड़े वाले का भी P इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि ये रहा कॉमन एंगल, सॉरी एंगल। अच्छा, दूसरा लिखेंगे कि इसका PAC एंगल PAC इक्वल टू एंगल PDB। क्यों ऐसा इक्वल लिख दिए, इसका कारण देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ऐसा करके रखे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों कारण दे दिए। तो इस ट्रायंगल के 2 एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल दिख रहा है, इट मीन्स कि दोनों क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरियन से, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। ये हो गया PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो अच्छा, इसमें देख भी सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। आज अब देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। इसी में दो नंबर भी एक प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो 2 नंबर कुछ नहीं है, बस 2 नंबर में इसी, अगर ये प्रूव कर दिए तो उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग क्या दिखा देंगे, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या दिखा देंगे, प्रोपोर्शनल में है, बस ऐसा इस फॉर्म में फिर लिख देंगे। तो हम कहेंगे कि सिंस ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है PDB, ऐसा तो हम लोग प्रूव एबव लिख देंगे। अभी तुरंत इसको प्रूव कर दिए हैं।
ठीक। उसके बाद देयरफॉर इसका अगर कहेंगे कि ये पी ए लें, ये पी ए देख रहे हैं, ये पी ए लिया है तो इसका पी ए, तो उसका पी डी लेना होगा, पी डी। अच्छा, पी ए हो गया, पी डी हो गया। अगर इसका पी सी लें, ये रहा पी सी, तो उसका क्या लेना होगा, पी बी। ठीक, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके का हो जाएगा, ये रहा पी सी इंटू पी डी। तो हम लोग यानी कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, 8 नंबर क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? इन फिगर, अच्छा एक फिगर दिया गया है, पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या है। फिगर 6.63, तो ये रहा ए बी, ये रहा ए बी और ये रहा सी, और इस तरीके का यहाँ डी दिया गया है। अच्छा, फिगर इन डी इज़ अ पॉइंट, इसमें कहा गया है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी पॉइंट है बी सी साइड पर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, अच्छा ये भी है कि इसमें गिवन फिगर को देखकर से कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ऐसा है, प्रूव दैट। और ये टू प्रूव यानी कि प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, और ये जो पॉइंट डी देख रहे हैं बी सी पर एक पॉइंट डी है, और ऐसा है यानी कि ये जो यानी कि डी पॉइंट इस पर है, तो ऐसी स्थिति उसमें हुई है यानी कि बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी यानी इतना बटा इतना, ठीक, इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ऐसा है, हम लोगों को क्या करना है कि ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये जो ए डी देख रहे हैं ये एंगल बी ए सी को क्या कर रहे हैं, इक्वल यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल को, यही प्रूव करना है। ऐसा दिया नहीं गया है, हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो वो देख लेते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन को हम लोग मोस्टली क्या डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाते हैं, तो वो डॉटेड लाइन से ही दिखाएं। यानी कि ये जो ए बी देख रहे हैं इसको प्रोड्यूस कर दें किस पॉइंट तक, ए बी सी डी है तो ये ई पॉइंट तक हम प्रोड्यूस कर दिए, फिर इसको और उसको मिला दें, यानी कि पॉइंट सी और ई को मिला दें। सॉरी, क्या किया हम, एक और चीज़ इसमें एक चीज़ करना है कि ये इसके इक्वल यानी कि ड्रॉ करना है। क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग किए कि बी ए के इक्वल, यानी कि बी ए को प्रोड्यूस कर दिए पॉइंट ई तक, ऐसे प्रोड्यूस किए हैं कि ए सी के इक्वल ही ये ए ई होना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रोड्यूस कर दिए। ठीक, अब देखते हैं हम, इसमें कुछ एंगल है, उस एंगल का नाम देते हैं, इसमें 1 ये दिए, 2 ये दिए, इसको दे देते हैं 3 और इसको देते हैं 4। ठीक, ये ऐसा नाम दे दिए। तो पहले इसमें कंस्ट्रक्शन जो किया है पहले वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन हम लोगों के द्वारा किया गया है कि एक्सटेंड या एक्सटेंडेड, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटेंडेड, हम लोग तो एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड बी ए टू द पॉइंट, यानी ई पॉइंट तक हम लोग प्रोड्यूस किए हैं या एक्सटेंड किए हैं बी ए को। अच्छा, सच दैट उसमें ए ई इक्वल टू ए सी, ऐसे प्रोड्यूस किया है कि ए ई इक्वल टू ए सी हो जाएगा। एंड ज्वाइंड यानी कि ज्वाइन कर दिए, यानी कि ई एंड सी, पॉइंट ई एंड सी ऐसे लिख सकते हैं, ज्वाइन सी ई ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी ई को ज्वाइन कर दिए, इसको दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये हो गया। अब इसमें जो भी एंगल्स इसमें फॉर्म हुए हैं उसके एंगल्स के यानी सभी एंगल्स को नाम दे दिए हैं 1 2 3 4, और हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि ये
ये जो ए डी है इस एंगल का यानी कि बी ए सी का बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों बराबर डिवाइड करें, यानी कि हम 1 और 2 को हम लोगों को एक एंगल को इक्वल दिखाना है। जैसे ही इक्वल दिखा देंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोगों को क्या दिया गया था, प्रोसेस में लिखेंगे, या प्रूफ भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, प्रूफ भी लिख सकते हैं। प्रूफ क्या है कि क्या दिया गया था कि पहले दिया गया था कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये गिवन है हम लोगों का। ये जो प्रूफ है, प्रमाण जो दिया गया है वो हम लोगों का गिवन है, ऐसा है। इसी को अगर देखें तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी। अच्छा, अभी हम लोग क्या किए कि ए सी के इक्वल हम लोग ए ई फॉर्म किए हैं, तो ये ए ई लिख देते हैं, ए सी के बदले लिखे हैं, ठीक। अगर ये ध्यान से अगर देखें तो ये बी डी रहा अपॉन सी डी, ये इक्वल टू ए बी, ये अपॉन फिर क्या लिखे हैं ए ई। तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल अगर गौर से देखें, ये वाला ट्रायंगल, अगर ये वाला ट्रायंगल ऐसे है, ये जो है बना हुआ है इस तरीके का, और फिर ये इसमें एक लाइन ऐसे अगर खींचते हैं ऐसे, तो ये पार्ट इक्वल टू इतना और इतना इतना, यानी कि ये दोनों जो साइड्स है इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है। इट मीन्स कि ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। किसके अकॉर्डिंग ऐसा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के अगर पैरेलल अगर एक लाइन खींच दें, यानी कि दो साइड्स को डिवाइड करते हुए, तो ये दोनों जो साइड्स है इक्वल पार्ट्स यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। ये था थेल्स थ्योरम हम लोगों का। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में किसी भी लाइन के द्वारा अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये लाइन तीसरे साइड्स के पैरेलल होगा। तो बस यहाँ भी वही चीज़ है, हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जो भी है बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई है, तो इट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अभी हम ऐसा कर सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ अगर सिंस से ऐसे कहें, सिंस बी डी अपॉन ये, तो इसके ये ऐसा कर सकते हैं कि सिंस ये जो लिखे हैं हम लोग, बिकॉज ए सी इक्वल टू ए ई, यहाँ ऐसा हम कारण लिख दिए कि ये ए सी को हटा के ए ई क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसा है बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्शन ही ऐसा ही किए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये हो गया। तो फिर ये इस बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ए डी इस पैरेलल टू सी ई, ये किस बेसिस किसके द्वारा या किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हुआ है ऐसा, ठीक। ये हो गया। अच्छा, ऐसा अगर हो गया, अगर इसको देखें ए डी अगर पैरेलल है, इसके पैरेलल है दोनों, तो ये एंगल 1 और ये 4, ये दोनों क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर ये 2 और 3 को अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 2 3 के इक्वल हो गया, 1 4 के इक्वल हो गया। फिर कहेंगे कि अगर इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, इस ट्रायंगल को, तो उस ट्रायंगल में क्या है कि इसके ये साइड और इसके ये साइड इक्वल है। इट मीन्स कि इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि 4 और 3 भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो उस बेसिस पे हम लोग 1 2 को क्या कह देंगे कि ये ए डी इसका इस एंगल का वो है, यानी कि बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग कारण दे दिए कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। और इसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। फिर कहेंगे कि इसमें एंगल 2 एंड ऐसे, अच्छा इसको रहने देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसमें कारण देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये कारण दे दिए इसमें, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, इसको दे दिए। फिर अगर इसको इरेज करें, इसको इरेज करने के बाद फिर लिखते हैं एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों लिख दिया, ये लिखेंगे कि ये अपोजिट एंगल है, सॉरी ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी ए सी ई,
अगर इसको देखें ध्यान से तो ए सी ट्रायंगल के अपोज यानी इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल है ये, इसीलिए ये ऐसा इक्वल है। तो इसमें लिख देते हैं इक्वेशन थर्ड। अगर देखें ध्यान से, अगर यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो 1 किसके इक्वल है, 4 के, 1 4 के इक्वल है। फिर कह रहे हैं कि यही 4 3 के इक्वल है, यानी कि 1 4 3 सब इक्वल हो गया। फिर कह रहे हैं कि वो ये 3 2 के इक्वल है। इट मीन्स कि सभी, इससे क्या कंक्लूजन यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग, या क्या कंक्लूजन निकलता है कि सभी इक्वल ही हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी यही तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और जैसे ही ये कह दिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो मतलब क्या हो गया, हैंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल BAC। ठीक, ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है एंगल BAC। हैंस AD, ये AD क्या हो जाएगा, एंगल BAC का बाइसेक्टर हो जाएगा। ट्रायंगल का कोई बाइसेक्टर नहीं होता। हाँ कह सकते हैं, एक लाइन अगर ट्रायंगल को ऐसे कर दें और ऐसे खींच दें तो कह सकते हैं, वो खैर ये हर केस में नहीं होगा। तो हैंस AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो इस तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर दें, यहाँ प्रूव लिख दें, जब भी ये फाइनल लाइन ऐसे प्रूव करें तो प्रूव्ड हो गया 9 नंबर। और फिर इस तरीके से हम लोग 10 नंबर को क्वेश्चन पे पहुंच गए, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, यानी 6.6 का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 10 नंबर में है कि नाजिमा इज ए फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो पहले एक फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा करेंगे। एक नाजिमा नाम की लड़की है, वो फ्लाई फिशिंग कर रही है, फ्लाई फिशिंग एक स्ट्रीम में, यानी कोई जल धारा है, यानी ये जल का एक धारा है ऐसे, उसी में वो मछली को पकड़ रही है। वो फ्लाई फिशिंग कर रही है, यानी कि उसमें एक फ्लाइंग स्टिक होता है, और जैसे कि एक हुक बना होता है उसके आगे, ऐसे हुक इस तरीके का, ठीक, और एक स्टिक होता है, ये समझ लें कि ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, ठीक, और एक रॉड होता है जो हाथ में पकड़ना होता है उसको, उसी से ये रस्सी ऐसे रहता है, और ये हुक जैसा लगा रहता है, इसको हम लोग फ्लाई कर सकते हैं। ये फ्लाई है, ये स्ट्रिंग है, ये रॉड है। एक मछली पकड़ने के लिए जो एक इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को ये जो लकड़ी से ऐसे पकड़ते हैं उसको रॉड कहते हैं, और उसमें एक धागे जैसा बना होता है वो स्ट्रिंग हो गया, और ये जो हुक तरीके का या कोई भी चीज़ यानी कि मछली को कैच करने के लिए वो फ्लाई है। तो यहाँ अगर इस पॉइंट पर हम लिख दें कि ये है हम लोगों का फ्लाई, ठीक। अच्छा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। 2.4 मीटर। नाजिमा इज़ फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम। नाजिमा क्या कर रही है, फ्लाई फिशिंग कर रही है एक स्ट्रीम में, यानी कि जल के धारा में। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज़ 1.8 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो ये रॉड दिख रहा है, ये रॉड है, फिशिंग रॉड, ऐसे लिख देते हैं कि ये है फिशिंग रॉड। ये रॉड का जो टिप दिख रहा है, ये वाला, इसको टिप मानते हैं, ये वाला इसको इरेज कर देते हैं, ये टिप है, कहते हैं कि वो ये वाटर का सरफेस है, इसको वाटर सरफेस लिख देते हैं। ये रहा वाटर सरफेस, ये जो देख रहे हैं वाटर सरफेस है। नाजिमा नाम की लड़की
पानी में ही एक मान लें कि पानी में वो एक फ्लाई फिशिंग कर रही है, तो उसके हाथ में एक रॉड है, यहाँ फिगर में ऐसा दिया गया है, हाथ में एक रॉड है, इस रॉड को पकड़े है वो, आप पकड़ कर बैठी है और फिर ये स्ट्रिंग है, ठीक। अब पढ़ते हैं, और ये जो देख रहे हैं क्या कहते हैं कि ये जो इसका टिप है रॉड का, वो वाटर सरफेस से 1.8 मीटर की दूरी पर है, एबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। और जो ये फ्लाई है, यानी ये स्ट्रिंग से जो ऐसे फ्लाई है यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो भी चीज़ है वो यानी नाजिमा से कितनी दूरी पर है, 3.6 मीटर की दूरी पर। यहाँ अगर ये दूरी देखें 2.4 दिया गया है और इधर 1.2 मीटर उधर दिया गया है कि ये एक मात्र ऐसे डॉटेड लाइन से इसमें दिखाया गया। ये टिप से और उसके वाटर सरफेस के बीच की दूरी बस है और कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उस जगह। अच्छा, एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट, और ऐसा माने कि ये जो स्ट्रिंग है धागा, ये धागा पूरा तना हुआ है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, उसकी कितनी रस्सी निकली हुई है वो बताना है। ये ए सी की दूरी, ठीक, ये रस्सी कितनी दूरी तक यानी कि ये रस्सी इधर निकली हुई है वो बताना है। इफ़ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऐसा भी कहा गया है कि अगर वो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर अगर रस्सी को अंदर खींच रही है, पुल्स इन द स्ट्रिंग, तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। क्वेश्चन का कहना है कि अगर ये स्ट्रिंग को, धागे को सिर्फ खींच रही है, रॉड वगैरह सब एकदम स्थिर है, सिर्फ धागे को अंदर अगर खींच रही है, तो 1 सेकेंड में अगर वो 5 सेंटीमीटर खींच रही है तो 12 सेकेंड में वो कितने धागे को अंदर खींच लेगी, ऐसा ही पूछा गया। तो 12 सेकेंड में, तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू फ्लाई। अच्छा, 12 सेकेंड में जो वो रस्सी को खींचेगी तो उसके बाद जैसे कि ये रस्सी को खींच लेगी तो ये धागा तो छोटा हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये दूरी से सपोज़ कि ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। सपोज़ कि वो लाइन यहाँ आ जाए, ये फ्लाई यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो पूछ रहे हैं कि अब ये जो फ्लाई है, ये फ्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी खींचने के बाद यहाँ तक अगर आ जाए तो इसके और ये नाजिमा के बीच की दूरी, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें अगर इसको ध्यान से देखें, अभी इसको हटा लेते हैं। अभी तो स्ट्रिंग यानी कि ये धागे की दूरी यानी कि लंबाई लेंथ नहीं दिया गया है, तो हम अगर इसको ध्यान से देखें ये वाला ट्रायंगल, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग को अप्लाई करते हुए, तो ये निकल जाएगा हम लोगों का। तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं हम लोग। हम लेंगे इन ट्रायंगल यानी कि ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम कहेंगे कि ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC का तो वैल्यू निकालना है हम लोगों को, AB का वैल्यू दिया गया है 1.8 मीटर है, उसका यूनिट अभी नहीं लेते हैं, और BC का अगर देखें तो 2.4 हो जाएगा, ठीक। फिर अगर देखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू अगर ये करें तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा 3.24, और इसका अगर 24 का अगर करें तो 5.76 ये हो जाएगा, ठीक। अगर इसके बाद फिर AC स्क्वायर देखें तो ये दोनों को प्लस करना होगा, 9 हो रहा है, तो देयरफॉर अगर AC का है तो ये √9, तो ये प्लस में ही जो आएगा तो 3 आ गया, ये तो AC का क्या हो गया 3 मीटर। ये AC यानी कि ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया 3 मीटर, क्या इसमें पूछा गया था देख लेते हैं। तो एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इतने से टॉट हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट। अच्छा, कितने रस्सी वो निकला हुआ था उसका, यानी जो बाहर निकला हुआ, तो ये 3 मीटर, तो पहला तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर, वो बाद में स्टेटमेंट में लिखेंगे, वो याद रखना है कि 3 मीटर रस्सी की वो लंबाई है, AC इक्वल टू 3 मीटर, ऐसा लिख के रख लिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसी में से यानी रस्सी की लंबाई में से अब क्या करेंगे उसको, इस डॉट हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, तो अब लिखेंगे स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, हैंस सी हैज़ 3 मीटर स्ट्रिंग आउट, यानी कि उसके 3 मीटर स्ट्रिंग आउट है, ये कह दिए। इफ़ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर वो 5 सेकेंड यानी एक
सेकेंड्स में 5 सेंटीमीटर अगर रस्सी को अंदर खींच रही है तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड इन बाय हर इन 12 सेकेंड। हम पहले ये निकालेंगे कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि वो स्ट्रिंग पुल्ड इन जो अंदर खींचा गया है बाय हर उसके द्वारा इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में उसके द्वारा जो रस्सी को अंदर खींचा गया उसका लेंथ अगर देखें तो एक सेकेंड में क्या देख रहे थे, एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में तो 12 इंटू अगर 5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर को अगर देखें मीटर में तो इतना मीटर हो गया, 0.6 मीटर। ये इतना अंदर खींच ली रस्सी को। अब अच्छा, पहले से रस्सी की लंबाई क्या है 3 मीटर, अंदर कितना खींच ली वो इतना मीटर, तो बचा हुआ द रेस्ट, द लेंथ ऑफ, नाउ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आउट, यानी कि जो रस्सी अब बाहर में है अब उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, नाउ लिखे हैं यानी कि इस घटना के बाद की ये लंबाई है। तो ये 3 मीटर तो पहले से ही है रस्सी की लंबाई, अब 0.6 मीटर वो अंदर खींच चुकी है 12 सेकेंड तक। तो इस तरीके से 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 मीटर। ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 2.4 अब उस रस्सी की लंबाई यानी कि बची हुई है। ठीक, हम लोगों को क्या करना है कि अच्छा अब ये रस्सी पहले से अब यानी 3 मीटर लंबाई, अब इस रस्सी की लंबाई यानी सपोज़ नहीं वो एग्जैक्ट ही है 2.4 बचा, ये 2.4 मीटर अब ये लेंथ बचा। तो ये तो डिस्टेंस घट गया होगा, अब बिल्कुल घटेगा। तो पहले ये डिस्टेंस ये पहले था 2.4, अब तो ये नया वाला डिस्टेंस सपोज़ कि ABCDE ले चुके हैं, तो अब ये ले लेते हैं F। अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अब ऐसा लिखें, लेट इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, लेट द स्ट्रिंग पुल्ड बाय हर फ्रॉम पॉइंट यानी कि C टू पॉइंट F, ऐसा मान लें। लेट द स्ट्रिंग पुल्ड बाय हर फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट F। अब मान लें कि यहाँ से यहाँ हो गया, तो देन इन ट्राइंगल AFB में अगर देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इस यहाँ से यहाँ तक खींच के ये ले गई है ऐसा हम मान लिए। तो अब इसकी दूरी अगर निकालें तो क्या होगा वो देखते हैं। इन ट्रायंगल इसमें अगर हम देखें तो ये 90 के सामने का है, ये साइड तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरीके से FB की अगर लंबाई अगर हम लोग निकालेंगे तो AF के स्क्वायर में से माइनस करना हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक, और ऐसे अंडर रूट ये हो जाएगा। तो AF का क्या वैल्यू है, इसमें स्क्वायर होगा तो ये रूट ऐसे कर दिया। AF का क्या है वैल्यू 2.4 का स्क्वायर और माइनस AB का क्या है वैल्यू 1.8 मीटर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू देखते हैं। इसका अगर करेंगे तो 5.76 हो जाएगा और माइनस इसका करेंगे तो 2.24 इस तरीके का हो जाएगा। और फिर अगर देखें तो FB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 642.725 पॉइंट और ये रहा 2, ये रूट में आ गया इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू अब रूट में है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका वैल्यू आ रहा है 1.59। तो ये तो मीटर में होगा, ठीक, ये मीटर में हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूछा क्या गया था कि ये तो फ्लाई ही है, रस्सी को जैसे ही खींचा गया तो यही फ्लाई यहाँ से खिसक के यहाँ आया।
अब यहाँ इसी फ्लाई की दूरी यानी कि ये नाजिमा के बीच की दूरी को निकालना है, ये फ्लाई और नाजिमा के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया। 12 सेकेंड के बाद कितना खींचा गया वो तो सब चीज़ लिख ही दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे लास्ट में हम लोग ये अगर एफ डी दें फॉर अगर एफ डी लें तो क्या लिखना होगा हम लोगों को, एफ बी अब प्लस बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ बी अब प्लस बी डी लिए तो एफ बी का भी 1.59 और बी डी का अगर वैल्यू देखें तो 1.2। इसका जो हम वैल्यू 2.52 का इससे निकाले हैं तो इसका वैल्यू यानी कि जो भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला होगा तो उसमें से हम लोग एस्टिमेट वैल्यू लिए हैं, ये एस्टिमेटेड। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किए हम, इसको प्लस करना होगा, ये मीटर हो गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ लाइट फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड, हैंस द हॉरिजॉन्टल distance of the fly from her after 12 seconds will be क्या निकाले हैं अभी 2.79 मीटर। तो लास्ट में ऐसा ही कर सकते हैं कि इतना मीटर यानी ये यहाँ से दूरी और 2.79 मीटर यहाँ तक नाजिमा के बीच, नाजिमा और उस फ्लाई के बीच की दूरी हम लोग निकाल दिए और यही पूछा ही गया था इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 6.6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के समरी के साथ यानी चैप्टर 7 के समरी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।